अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारा लेक्चर 11 है माइक्रो प्रोसेसर्स का। तो अभी व्हाइट बोर्ड पे बराबर वही चीज़ें हैं जहाँ पे हमने पिछली बारी इसको ऑफ किया था लेक्चर 10 को। तो चूंकि ये कंटिन्यूएशन है तो इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक हमारे पास टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टोरेज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, जिसको हमने अच्छे से देखा कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे ये बनता है। एंड देन वी हैव the arithmetical and logical unit that is in reality the kernel, the main processor that will process, and then all other things are just helpers so as to get the stored program concept workable. उस बार हमने देखा था कि जो हमारे पास mismatch है between our memory and our processor is very fast and memory is a bit slow. Processor is combinational and our memory is sequential. So what do we need? We need some buffer space. We need something called registers. किस लिए होती है registers? Store करने के लिए data for some amount of time, so that they will store it and it will be processed. तो इसी तरीके से हमने देखा कि we need, जब भी हमें कुछ डेटा को प्रोसेस करना होगा, एक और चीज हमने देखी थी कि इंस्ट्रक्शन और जो रजिस्टर डेटा है बोथ ऑफ देम विल बी स्टोर्ड एज बाइनरी बिट्स इन बाइट फॉर्म इनसाइड दिस मेमोरी। तो फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास बहुत बड़ी दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जिनके बिना पे हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो डेटा यहां से आएगा जाएगा, पाथ इज सेम। हम ये भी कर सकते थे कि ये डेटा जो है यहां से निकलेगा, ये जाएगा फॉर एग्जाम्पल DR1 को, फिर वहां से निकलेगा डेटा हो जाएगा DR2 को, फिर वहीं से निकलेगा वो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर वहीं से जो आउटपुट रजिस्टर से वो वापस आएगा। लेकिन मसला यूं है कि जो मेमोरी में हमारे पास होता है डेटा, इट्स बाई डायरेक्शन ऑलरेडी क्लब्ड। जितनी भी आपके पास मेमोरी लोकेशंस हैं, जो भी वहां पे स्टोर्ड है, एवरीथिंग विल कम ऑन दिस डेटा बस। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट। सो व्हेनेवर फॉर एग्जांपल दिस 000 जो है ये मेमोरी लोकेशन है पहली वाली, वहां पे लेट अस सपोज हमने स्टोर किया हुआ डेटा दैट इज 000 एंड इज इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने बोला था लेट अस सपोज ऐड जो है इट इज 000, इसको रिप्रेजेंट करता है। सो जो ये 00 को हम क्या करेंगे, व्हेनेवर रीड इज इशूड, एड्रेस 000 इज गिवन, चिप इज एनेबल्ड, तो आपके पास ये जो 000 वाला डेटा ये इस लाइन पे आएगा। जब इस लाइन पे आएगा इट विल गो टू एवरीवेयर, इट विल गो टू हियर, इट विल गो टू हियर, इट विल गो टू हियर, इन फैक्ट इट विल आल्सो गो टू हियर। So, लेकिन it was not meant for all of them. It was only meant for the instruction register because it's an instruction. We had stored an instruction. Then we have data. For example, this data was meant for this DR1. This data was meant for DR2, but it will go to everyone because the medium is broadcast. तो कैसे इसको ठीक करेंगे? ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम थी दैट वाज कि कौन बंदा है जो ये एड्रेस देगा, हु विल गिव दिस एड्रेस, हु विल टेल यू कि एड्रेस मुझे देना है 000, उसके बाद 001, उसके बाद 00010, ताकि हम ऊपर चढ़े। और हु विल बी द पर्सन दैट विल बी इशूइंग दिस राइट, दिस रीड, चिप एनेबल एंड अदर थिंग्स। दैट मींस हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर हम उनको बेसिक लेवल से देखें। सो वी नीड समथिंग called time, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है with time comes synchronization and with synchronization comes control. So in order to control when
a particular address or a particular control is to be issued, all has to be according to a particular thing that is mostly independent. So that's time. Time waits for none, it is independent. तो अगर हम टाइम के हिस्से करेंगे तो उसके बिना पे हम काम कर सकते हैं. That's called synchronization. Because time waits for none, time is independent. So on the basis of time, we can do different things and we can gain what's called control. So the device that depends on this time, या जो वो device है जो हम बनाते हैं from this time, are timers and counters. ये टाइमर्स और काउंटर्स जो हमारे पास होते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है कि हम उनको कैसे बनाते हैं. सो टाइमर्स और काउंटर्स जो है ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका इनपुट हमेशा क्या होता है, क्लॉक. बिकॉज क्लॉक इज व्हाट गिव्स अस द टाइम इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज रियलिटी, दैट इज यू नीड अ क्लॉक. सो लेट अस पुट अ क्लॉक समवेयर हियर. So what is a clock? In electronics, a clock is something that gives a periodic waveform as its output. It can be a square wave, it can be a sine wave, it can be a cosine wave, etc. It can be a triangular wave, it can be a sawtooth wave, etc. Because all of these waves are periodic. So, how is clock embedded into these waves? Because all of these waves have a property that they change their state after equal intervals of time. So, अगर हमारे पास ये स्क्वायर वेव है, ये इसका टाइम पीरियड है, उसके बाद ये बिल्कुल पूरा से फिर से रिपीट होगा फॉर दिस टाइम, फॉर द सेम टाइम. द सेम सिग्नल विल बी रिपीटेड फॉर द सेम टाइम. So it's repeated. Time. Same will go for your sine wave, same will go for your triangular wave and sort of thing. They are all periodic signals. तो जो भी डिवाइस हमारी इन सिग्नल्स को निकाल सकता है बाहर, तो फिर इन सिग्नल्स का हम इस्तेमाल करके आगे काम कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू. दैट मीन्स इसी टाइम स्लॉट्स के हिसाब से हमारा काम होगा. अब क्लॉक तो हमेशा चलता रहता है, ये तो किसी के लिए रुकेगा नहीं. तो कंट्रोल हम कहाँ से लाएंगे? सो जो मैंने पहले ही बोला, टाइमर्स एंड काउंटर्स. फॉर एग्जांपल, जो आपकी घड़ी होती है, जो क्लॉक जिसको हम बोलते हैं क्लॉक, उसमें भी जो असली एंट्री होती है, जो बेसिक चीज होती है, दैट इज दिस क्लॉक. और जो आपके फिर होते हैं सेकेंड, मिनट और आवर वाला हेड, वो असल में टाइमर्स है. उन सब का इनपुट जो होता है वो बेसिक क्लॉक से होता है. तो जब हम बोलते हैं 1 घंटा, 5 घंटे, 6 मिनट, हम कैसे करेंगे कैलकुलेट कि 1 घंटा कितना होता है, 1 मिनट कितना होता है, जब ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 सेकेंड कितना होता है. सो दिस क्लॉक जो हमारी घड़ी में लगा हुआ होता है, उसका जो बेसिक यूनिट असल में होता है, दैट इज दिस थिंग, कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है. तभी जाके मैं बोलता हूँ 60 बारी 1 सेकंड चला तो 1 मिनट बन गया, 60 बारी 1 मिनट चला तो 1 घंटा बन गया. सो इट्स कॉल्ड टाइमर. या जैसे आप घड़ी में टाइमर सेट करते हैं, आप बोलते हो तो मुझे 10 मिनट का टाइमर सेट करना है, तो आप ऑन करते हो टाइमर को, फिर उसके बाद चलता है, और जब 1 मिनट होता है तो उसके बाद वो बज करता है, बीप करता है या कुछ भी करता है, तो इसका मतलब है व्हाट इज द इनपुट दैट टू दैट टाइमर आल्सो इज क्लॉक. So we can have control कि इस क्लॉक के बिना पे हम different times को निकाल सकते हैं. For example, you have the clock as input, you get time t1, you can get time t2, you can get time t3. That will be different. So the input will be clock. इसी तरीके से आपका काउंटर है. Counters means काउंट करना. 1 2 3 4 5 6 7 8. जैसे मुझे बोला जाएगा जरा काउंट करो, मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8. नहीं तेज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8.
बोलिए उससे देख रहा हूँ तो असल में मैं जो काउंट कर रहा हूँ इसमें क्या पैरामीटर्स के क्या हमेशा जब मैं काउंट करता हूँ आई एड 1 टू इट, ये बनेगा 2, ऐड 1 करूंगा बनेगा 3, ऐड 1 करूंगा बनेगा 4 के खाली एक ही पैरामीटर है नहीं। दूसरा पैरामीटर में कितने टाइम के बाद 1 को ऐड करूंगा 1 तो वो बनेगा 2, फिर कितने टाइम के बाद ऐड करूंगा 2 को 1 ताकि वो बनेगा 3, तो 3 को कितने टाइम के बाद ऐड करूंगा वो बनेगा 4। और ये जो टाइम है ये टाइम कहाँ से आएगा, क्लॉक से। इसका मतलब है इफ आई एम काउंटिंग अप और काउंटिंग डाउन वहां पे भी मेरे पास ये क्लॉक एज इनपुट है कि कितने टाइम के बाद मुझे अप काउंट करना है या डाउन काउंट करना है। दैट इज नॉर्मली कांस्टेंट एंड दैट इज व्हाई वी गेट अ थिंग कॉल्ड काउंटर। तो ऑब्वियसली जब मेरे पास एक चीज आएगी जिसको हम काउंटर बोलेंगे वी कैन काउंट, वी विल हैव अ सिंपल कंट्रोल कि मुझे किस काउंट पे क्या करना है। ठीक है, जैसे मुझे बोलेंगे कि आप काउंट करो और जब जो ही आप काउंट पे पहुंचोगे 100 पे, ठीक है, तो उसके बाद कुछ काम कर लेना, उसके बाद दरवाजा खोलो। अच्छा काउंटिंग नहीं रुकनी चाहिए तो काउंट आप ही कर रहे हो तो उसके बाद जब 200 पे पहुंचोगे तो दरवाजा बंद कर, उसके बाद फिर से जब 300 पे पहुंचोगे तो दरवाजा फिर से खोलना, फिर 400 पे पहुंचोगे तो दरवाजा बंद करना। मींस इफ वी हैव दीज काउंट्स, इफ वी हैव दीज काउंटर्स, we can put some type of control into our design, and we have timers, we can again put some type of control into our design। पिक्चर ये हो गया एक चीज। इसका मतलब हमारे पास जो चीज बनेगी जो असल में कंट्रोल करेगा इस चीज को, दैट विल बी डन, उसका जो बेसिक होगा दैट विल बी टाइम। ओके, अच्छा दूसरी चीज जो यहाँ पे थी दैट इज ये जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट यहाँ पे और हर जगह पे चला जाता है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट तरीका है कि हर एक रजिस्टर जो आपके पास है, ठीक है, जो इस शेयर डेटा बस, देखो इसको नाम हम देंगे शेयर डेटा बस, शेयर डेटा बस। अब सबसे पहले बस क्यों, जब भी एक से ज्यादा लाइन तो आपकी चलती है पैरेलली, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बोला जाता है बस। तो इसका मतलब क्योंकि ये जो लाइंस यहाँ पे टोटल कितनी लाइंस जा रही हैं 8 अकॉर्डिंग टू जो हमने दिया हुआ ऑलरेडी मेमोरी के हिसाब से, सो इट्स 8 लाइंस। सो इस बस में 8 लाइंस है। शेयर, व्हाई इज इट शेयर, बिकॉज़ मेनी थिंग्स, अभी तो हमने कुछ ही चीजें बनाई और बनाते जाएंगे तो वो सब जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं इस बस को, इसी बस से चीजें लेते हैं, इसको देते हैं। सो शेयर, क्योंकि यहाँ से हमारा डेटा नॉर्मली गुजरता है, so we call it shared data bus। This shared data bus is shared, it is broadcast, that means कहीं पे भी कुछ डेटा जनरेट होगा to reach anywhere। अब इसको कैसे हम अपने अपने डेस्टिनेशंस पे ले जाएं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, स्विचिंग। मतलब ये अगर हमारे पास यहाँ पे DR1 है, इसमें एंट्री हो रही है, तो यहाँ से आप डेटा ले रहे हैं, तो यहां पे हम इसको लगाम लगाएंगे। लगाम का मतलब हो गया एक गेट रखेंगे, जब वो गेट एनेबल्ड होगा तो जो डेटा यहां से चल ही रहा है अभी वो यहां पहुंचेगा। अगर हम उसको डिसेबल करेंगे तो डेटा यहां से अंदर नहीं जाएगा। सेम विल गो फॉर DR2, सेम विल गो फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सेम विल गो फॉर आउटपुट रजिस्टर, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ये 4 है, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है ये एक तरीके का हमारा यहाँ पे बीट कॉक है। अगर ये नल खुला है तो यहाँ से जो डेटा है वो जाएगा DR2 में, अगर ये नल बंद है तो वो यहाँ से आएगा, अंदर नहीं जाएगा, वापस आएगा, ठीक है। लेकिन नल को तो खोलना और बंद करना है ना, दैट मीन दे नीड टू बी कंट्रोल्ड अगेन, तो ये आएंगे नीचे, तो दे विल हैव कंट्रोल्स whether to put them on or to put them off यहाँ पे। उसके बाद ये, तो अगर हम इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंट्रोल कर पाए तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा जो आ रहा है जा रहा है वो जाएगा कहाँ, ठीक है। तो अगेन एक बहुत अच्छी चीज है कि दे कैन बी कंट्रोल यूजिंग दिस बाइनरी लॉजिक। मीन्स अगर मैंने क्या किया काम, इफ आई पुट दिस एज 0 0 0 1,
इसका मतलब ये तीन बंदे जो हैं, ये और ये तीनों नाल बंद हैं और हमें खोला हुआ इस नाल को। इसका मतलब जो डेटा है उसको आने दिया जाएगा फ्रॉम आउटपुट रजिस्टर टुवर्ड्स मेमोरी। ठीक, सो दिस इज हाउ इट गोज। मैं इसको रिड्रॉ करता हूं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ओके, चलो हम इसको फिर से रिड्रॉ करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। सो दिस इज आवर ALU, अल्फाबेटिकल यूनिट। अभी के लिए हम क्या करते हैं, कम जो हमने मेमोरी बोला था उसको हम दूसरा नाम देते हैं। ठीक है, असल में हमारे पास जो मेमोरी की है एक तरीका होता है, वो हैव टू हैव मेमोरी हायरार्की। पहले इसको समझना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो मेमोरी हमारे पास होती है जो स्टोर करती है 1 और 0, इसको जब डिजाइन करते हैं या इसके साथ जब काम करते हैं, सो वी हैव सम पैरामीटर्स। एक पैरामीटर हमारा, दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है स्पीड ऑफ एक्सेस, दूसरा होता है कॉस्ट पर बिट। ठीक है, और मसला है कि इन दो के दरमियान ट्रेड ऑफ, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू। ट्रेड ऑफ का मतलब है इफ यू मूव टुवर्ड्स दिस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मेमोरी बनाओ जिसमें स्पीड ऑफ एक्सेस बहुत ज्यादा हो, यानी कि आपको बहुत कम टाइम लगेगा डेटा को रिट्रीव करने में, रीड करने में, राइट करने में। ठीक है, तो कॉस्ट पर बिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, कॉस्ट बिट पर जो पर बिट है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि कम पैसे में आपकी मेमोरी आ जाए और स्पीड ऑफ एक्सेस है वो ऊपर जाए। ये तो हम नॉर्मली चाहते हैं। मगर मसला ये है कि जो हम स्पीड ऑफ एक्सेस को बढ़ाते हैं, जो कॉस्ट ऑफ पर बिट है वो बढ़ता है। मींस ये एक दूसरे के एंटीगोनिस्टिक काम करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है काम, फिर देखा जाता है यार ट्रेड ऑफ करो मेंटेन बिटवीन स्पीड ऑफ एक्सेस एंड कॉस्ट पर बिट। जितना ज्यादा कॉस्ट ऊपर चला जाए और ना आपका अच्छी स्पीड भी अच्छी रहे, तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं, हम एक थोड़ा सा वो पैरामीटर जैसी चीज बनाते हैं। हम बोलते हैं जितना हम नीचे नीचे जाएंगे मीन साइज बढ़ रहा है, और जितना ऊपर ऊपर है यानी कि स्पीड ज्यादा है। सो अब हम क्या करते हैं काम, हम जब प्रोसेसर को बनाते हैं सो वी यूज, हम एक ही तरीके की मेमोरी इस्तेमाल नहीं करते। हम बोलते हैं चलो वो पर्टिकुलर मेमोरी जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, उसको हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। वी यूज लेस, लाइक रजिस्टर मेमोरी, दैट्स कॉल्ड रजिस्टर मेमोरी। मींस रजिस्टर मेमोरी जो आपके पास होगी, ठीक है, सो इट विल बी वेरी कॉस्टली बट इट विल बी वेरी ऑफ वेरी हाई स्पीड, सो विल बी यूजिंग लेस। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 10 से 20 से 30 से 100 रजिस्टर सबसे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं आपके एक प्रोसेसर में। ठीक है, बिकॉज दे विल बी वेरी स्पीड, बट अगर आप उनका नंबर बढ़ाएंगे तो आपका रेट बढ़ेगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा। सो कीप देम लेस। सो जब 100 होगा तो किलो बाइट्स में भी नहीं आएगा, इट इज ओनली 100 बाइट्स, तो बस ज्यादा से ज्यादा 100 बाइट्स। देन एट द सेकंड लेवल यू हैव कैशे। जो कैशे मेमोरी आपके पास होती है दैट इज अगेन मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑब्वियसली, जैसे हमने देखा फ्लिप फ्लॉप, MOSFETs and other things, and it is very fast, but again we don't use it in much amount so as to keep cost per bit less. ठीक है, इसी तरीके से और नीचे जाएंगे so we will have RAM, ROM, that means the random access memory, the read-only memory, और उसके बाद हमारे पास होता है फ्लैश, EEPROM और फ्लैश, और उसके बाद हमारे पास होते हैं अदर चीजें लाइक हार्ड डिस्क, HDD या ऑप्टिकल डिस्क लाइक ब्लू-रे एक्स्ट्रा। और मोस्टली जो ये बंदे हैं दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज,
जब हमें कोई डेटा कंटिन्यूसली स्टोर करते रहना होता है बहुत टाइम के लिए। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं दे आर नॉर्मली विद इन द प्रोसेसर, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए प्रोसेसर। ठीक, आजकल की टेक्नोलॉजी में ये कैशे, रैम, रोम जो है, एपरोम भी है, ये भी रहती है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए प्रोसेसर। लेकिन जो जिस लेवल तक हम पढ़ रहे हैं उसमें यही है। और जो कैशे, रैम, रोम, एपरोम, फ्लैश और जो आपका एचडीडी है, ये आते हैं आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द प्रोसेसर। बाउंड्री ऑफ द प्रोसेसर होगी जब ये प्रोसेसर बनेगा आपका, सो इट विल बी ए चिप। सो इस चिप या जो आईसी है इसके अंदर क्या होगा, इसके बाहर क्या होगा। तो जो हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी यही है कि जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की आईसी यानी कि जो बाउंड्री है आईसी की, उसके अंदर होगा रजिस्टर सेट एज रजिस्टर मेमोरी। और ये जो बाकी आपके पास रैम है, कैशे है, डबल एपरोम है, एचडीडी और बाकी चीजें दे विल बी आउटसाइड दिस बाउंड्री। तो चूंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है या जो प्रोसेसर हम बना रहे हैं उसके अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर वाली चीजें जो है, वहां पे भी हमने देखा कि वी नीड रजिस्टर्स। लाइक आपने देखा कि हमें कौन सी रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर 1 R1, देन वी हैव रजिस्टर R2। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर R3 आ गया जिसमें आउटपुट निकलता है। देन वी हैड वन मोर रजिस्टर R4 जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, एंड लाइक दैट। ये जो रजिस्टर मेमोरी है, इन्हीं रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। और इस प्रोसेसर के अंदर एक और चीज रखना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। What are these general purpose registers? For example, आपको करना है काम, आपने बोला प्रोसेसर को मुझे करके दो 2 + 3 + 4। अभी तक हम कर रहे थे 2 + 3, वो आ जाता था 5 हो जाता था यहाँ पे स्टोर। ठीक है, लेकिन आप बोला हमने क्या नहीं करना है 2 + 3 + 4। सो दैट मीन्स पहले हमें ऐड करना है 2 + 3 को, वहां से आएगा 5, फिर हमें ऐड करना है 4 के साथ, वहां पे आ जाएगा 9। सो 9 विल बी द रिजल्ट। तो आप ऑब्वियसली जब आप 2 लाएंगे यहाँ पे, लाएंगे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, बट उसके बाद ये 4 कहाँ चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है काम, ये जो 5 है इसको पहले हमें टेम्परेरी कहीं पे रखना है। सो लेट अस सपोज देयर इज अ टेम्परेरी रजिस्टर हियर, तो वहां पे मैं इस 5 को रखूंगा पहले। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो 5 है इसको मैं उठाऊंगा क्योंकि इसको हमें फिर से ऐड करना है 4 के साथ, तो ये 5 उठेगा जाएगा यहाँ पे, जो भी आउटपुट आ गया यहाँ से। ओके, और जो नया 4 है उसमें उसको लोड करेंगे इसमें। अब ये 5 + 4 हो जाएगा 9, दैट विल बी पुट हियर। अब ये 9 कहाँ जाएगा, क्योंकि हमें और एक चीज करनी है, उसके बाद हमें दूसरा करना था 5 + 9, तो इसको दूसरा काम करना है तो यहाँ पे तो नहीं रख सकते हैं, तो इस 9 को उठा के और एक टेम्परेरी रजिस्टर में रखेंगे, तो 9 को यहाँ पे स्टोर रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास होता है एक सेट, थोड़े ही होते हैं 4-5, तो उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर सेट। उनका यही काम होता है कि जनरली जो हमारे पास डेटा है जो प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है, हमें जरूरत लगेगी मेमोरी, ताकि वहां पे हम टेम्परेरी स्टोर कर पाए अपने वेरिएबल्स को जिनके साथ हमें काम करना है, उनका हम बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और दूसरी बात, हमारी यहाँ पे एक चीज आ गया, जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं तो हमें हमेशा खाली ऐड तो नहीं करना है। आपने देखा पहले कि वी हैव टू डू ऐड लॉट्स ऑफ टाइम, वी हैव टू डू सबट्रैक्शन, कंप्लीमेंटेशन, और ये करते रहना है, तभी जाके हम डिफरेंट जो हमारे पास हाईएस्ट क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स भी है वो भी सॉल्व होंगे। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब आपने यहाँ पे 2 + 3 किया, इट केम आउट टू बी 5। ठीक है, अब इसको और 4 ऐड करना है, दैट मींस इसके रिजल्ट को, जो यहाँ से रिजल्ट निकला है वो वापस पहुंचे यहाँ एज 5, और इसको करना है ऐड 4 के साथ। या मैं अगर दूसरे एग्जांपल दूं, जैसे हम ये करेंगे 2 + 3 × 3 + 4। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले 2 + 3 का रिजल्ट आएगा 5, और यहाँ से × 3 होगा, फिर और रिजल्ट आएगा, फिर 15 + 4 होगा।
दैट मीन्स जो भी जब भी रिजल्ट आ रहा है उसको और नए नई चीज के साथ करना पड़ता है प्रोसेस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे प्लस, चाहे माइनस कुछ। इसका मतलब ये हुआ जब भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, आई दिस रिजल्ट जो है इट शुड गो बैक टू द इनपुट। whenever there is a result it goes back to the input and it's used again। ठीक है, उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे दो रजिस्टर्स नहीं रखते हैं, we don't keep two registers, so what do, we keep a single register। ठीक है, और वो कौन सी रजिस्टर हमारी होती है, सेम रजिस्टर। और इस पर्टिकुलर रजिस्टर का नाम पड़ता है एक्यूमुलेटर। Why is it called accumulator? Because it accumulates the result जो इसके लास्ट ऑपरेशन में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ऑपरेशन में आपका रिजल्ट आएगा, that will be accumulated back to your accumulator। डायरेक्टली क्यों जाएगा? बिकॉज 99.9% टाइम्स जो आपके पास है ये प्रोबेबिलिटी होगी कि दिस आउटपुट विल बी यूज्ड अगेन फॉर अ डिफरेंट ऑपरेशन। ठीक है, इसीलिए वी हैव वन रजिस्टर दैट विल बी कॉल्ड एज एन एक्यूमुलेटर। और obviously it is a special function register because it has a special function, it's not general purpose, it is a special function। और वो function क्या है, that it accumulates the results and keeps them with itself। ओके, सो अब हमारे पास कैसे चेंज हो जाएगा हमारा आर्किटेक्चर। सो द गूज, द कर्नल, द ALU, देयर you have a register called accumulator ACC that will feed the data, and I have the output that will be fed to the accumulator। ठीक है, so this will help us to be both as input as well as output। अब हम नॉर्मली इसको सीधे नहीं लगाएंगे because we have one thing now that is called the shared data bus। इसको मैं ऐसे रखूंगा, it's the shared data bus, so everything will be put to it। तो ये जो हमारा आउटपुट है it will go to this shared data bus। एक्यूमुलेटर को जो आएगा it will come from this shared data bus। so चूंकि एक्यूमुलेटर में हमारे पास जो आता है that will go here, और यहाँ एक्यूमुलेटर को हम कभी रीड भी कर सकते हैं and we can put it like this also by direction। उसके बाद हमने बोला चूंकि एक्यूमुलेटर को दो चीजों को करना होता है आपस में, एड सब्ट्रैक्ट या जो भी करना है, तो इसका दूसरा पॉइंट होना जरूरी है। so that will be normally known as temporary register, temp। so it's a temporary register। ठीक है, कहाँ जाएगी temporary register? obviously connected to your shared data bus। it will also get input from shared data bus। और क्या मैंने बोला, that I need some registers that will be put as general purpose registers। Let us suppose R1, R2, R3, R4, R5 etc। so अब मैं सबको नहीं दिखाऊंगा, मैं एक ही लिंक दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे। and keep in mind that this whole data bus, ये जो lines है सारी, ये 8 असल में parallelly run हो रही है। all of them are 8-bit wide। ठीक है, ओके। उसके बाद और हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास रजिस्टर्स है, चाहे R1 से लेकर R5,
या आपके पास एक्यूमुलेटर या टेम्परेरी रजिस्टर हो, हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि जो डेटा बस पे होगा, शेयर डेटा बस पे, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दोज गेट्स, बाय दोज कंट्रोल्स। सो कहाँ पे होंगे वो कंट्रोल्स? बराबर इन आउटपुट। इनके साथ क्या है कंट्रोल? सो व्हाइल दिस कंट्रोल लाइंस गो टुवर्ड्स समथिंग जिसको हमें बनाना है। तो जो काली काली लाइंस है यहाँ पे, ये वो लाइंस है जहां से डेटा चलेगा, डेटा लिया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो आपके पास ब्लू लाइंस है, ये वो लाइंस है जो डिफरेंट बंदों को ऑन और ऑफ करेंगे ताकि आपका काम हो जाए। लेट अस सपोज हमने क्या करना है काम, हमारे पास इस रजिस्टर R1 में स्टोर्ड है लेट अस सपोज 20, और R2 में हमने स्टोर करके रखा है लेट अस सपोज 30। और मुझे क्या करना है काम, मुझे इस 20 और 30 को ऐड करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आना चाहिए R3 में। सो व्हाट विल बी डन? अभी हमारे जो और कंट्रोल लाइंस हैं वो A की है जो हम भूल गए। सो यहाँ सॉरी ब्लू में बनाऊंगा। So these will be the control lines that will be for your arithmetical logical unit. तो तुम्हें क्या करना है? ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है? ठीक है? So what needs to be done so that this 20 and 30 will be added and the result will be stored in R3? तो सबसे सिंपल बात है, 20 ऑलरेडी यहाँ पे है, it needs to go to let us suppose accumulator. The 30 is here, it needs to go to this temporary register. उसके बाद मैं यहाँ पे इशू करूंगा the bits जिसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेट होगा add, तो इंटरनली add होगा and our result will come here, but this result again goes to your shared data bus or accumulator. तो हमें क्या करना पड़ेगा काम, तो वहां से जो हमारा डेटा है एक्यूमुलेटर से ये उठाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा R3 में। सो हाउ विल दीस स्टेप्स बी डन? सो सबसे पहले क्योंकि हमें 20 को उठाना है, इसको डालना है एक्यूमुलेटर में। सो व्हाट शुड वी डू? सिंपली जो हमारे पास एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर असल में ये कंट्रोल लाइन में एक और चीज होती है जो आपके पास रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर्स में दो लाइन, जैसे हमें रीड और राइट होती है मेमोरी में, तो रजिस्टर्स में रीड और राइट नहीं होता है, उनका दूसरा नाम होता है। एक होता है उसको बोलते हैं आउटपुट एनेबल OE, दूसरा उसको हम बोलते हैं लोड। लोड और आउटपुट एनेबल जो है बिल्कुल बाइसी जी, जैसे रीड एंड राइट है मेमोरी जो हमें देखा था, बिल्कुल वही, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि हमें एक ही लाइन खींची हुई है इसको आसान बनाने के लिए, वरना हर एक रजिस्टर के लिए दो लाइंस होंगी, आउटपुट एनेबल एंड लोड। लोड असल में हो गया राइट और आउटपुट एनेबल हो गया रीड। सो जब भी रजिस्टर में हमें कुछ घुसाना होगा तो हमें उसको क्या इशू करना है? लोड। और जब भी हमें रजिस्टर से कुछ रीड करना होगा तो हमें कौन सी सिग्नल को इशू करना है? आउटपुट एनेबल। तो सेम जो ये रजिस्टर R1 आपके पास है, इसमें भी अपना आउटपुट एनेबल होगा मींस OER1 और अपना होगा LDR1, यानी मींस आउटपुट एनेबल ऑफ R1 एंड लोड ऑफ R1। इसी तरीके से R2 में हमें होगा आउटपुट एनेबल ऑफ R2 एंड लोड ऑफ R2। मान लो जो यहाँ तारे आ रही है दो है, एक आउटपुट एनेबल जा रही है, दूसरी जा रही है लोड। ठीक है, सेम वे इन R3 we will have output enable of R3 and load of R3। For accumulator
output enable of accumulator, load of accumulator, temporary register, output enable of temporary register, load of temporary register. ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी तो मैं ही बैठा हुआ यहाँ पे, मुझे स्विच दिए गए हैं जो ऑन ऑफ करने के लिए। So what should I put? What should be the logic on these lines? So as कि आपका डेटा जो है वो 20 उनके किस में जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर में। तो सिंपल है, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे आउटपुट एनेबल ऑफ R1 को एक्टिवेट करना है यहां से। सो आउटपुट एनेबल ऑफ R1 नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, और यहां से लोड ऑफ एक्यूमुलेटर को एक्टिवेट करना है, लोड ऑफ एक्यूमुलेटर, और बाकी जो भी मेरी तार हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको सबको 0 देना है। तो इसका मतलब है आपका शेयर्ड बस जो है वो तो फ्री है, वो शेयर्ड है, वो ब्रॉडकास्ट है, सबने, हमने सबके कान और जो हाथ ये है, मुंह है, ठीक है, जुबान है, उनको बंद किया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो तो मुझे किसी के साथ बात करनी है, लेट अस सपोज उसका नाम खालिद है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे ये ऐसे करना है कि बराबर जो मैं बोलूंगा वो खालिद सुनना चाहिए। सो हाउ कैन आई डू दैट? लेकिन मुझे पता है कि जो भी मैं बोलूंगा वो सब सुनेंगे, तो मैं बोलूंगा जब भी मैं बात करूंगा और मुझे खालिद के साथ बात करनी होगी, सब लोग अपने कानों में उंगली डाल देंगे ताकि कोई ना सुन पाए, और खाली जो खालिद है वो अपने कानों में उंगली ना डाले, ठीक है। सेम वे, और जो सारे हैं वो अपनी जो उनके जुबान है उनको बंद करेंगे ऐसे। सो ऑब्वियसली नाउ व्हेन आई विल टॉक, तो चूंकि खाली खालिद का कान खुला है तो वो बोलेगा, जबकि सबके कानों तक तो पहुंच रहा है लेकिन वहां पे तो वो बंद है। सेम विल हैपन हियर, तो आपके पास सबके कान बंद है, सबके जुबान बंद है, लेकिन एक्यूमुलेटर जो आपके पास है उसका कान खुला हुआ है, और रजिस्टर 1 जो है उसकी जुबान खुली हुई है, बिकॉज जुबान हो गया आउटपुट एनेबल और कान हो गया लोड, ठीक है, रीड एंड राइट। सो चूंकि आपके पास डेटा बस पड़ी हुई है, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने इसकी जुबान खोल दी, सो दिस 20 विल कम आउट, गो थ्रू दिस शेयर्ड बस टू एवरीवन। मगर पकड़ेगा कौन? जिसके कान खुले होंगे, तो कान हमने खाली किसके खुले रखे हुए, एक्यूमुलेटर के। सो एक्यूमुलेटर के लिए डेटा आएगा एंड इट विल गो टू एक्यूमुलेटर। सो इसका मतलब इफ आई पुट all of these 0, खाली मैं लोड एक्यूमुलेटर सिग्नल और आउटपुट एनेबल ऑफ R1 ऑन रखूंगा, सो व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर विल बी इन दिस रजिस्टर R1 इट विल गो इनटू द एक्यूमुलेटर, सिंपल। अच्छा, अगर मुझे उल्टा ट्रांसफर करना होगा, एक्यूमुलेटर से वापस डालना होगा कुछ डेटा R1 में, तो उल्टा काम करना है। सो मुझे आउटपुट एनेबल ऑफ एक्यूमुलेटर करना है, यहां से ऑन और यहां से करना है लोड ऑफ रजिस्टर 1 ऑन, खत्म मसला। बाकी सारी चीजें बंद होगी तो जो शेयर डेटा बस आपका है वहां से जो भी डेटा आएगा दैट विल गो टू R1। सो पहला जो हमने किया, अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइम का कंसेप्ट कहां से आएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल लाना है, सिंक्रोनाइजेशन लाना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो टाइम T1 है जिसको हमने कहां से लिया हुआ है, क्लॉक से, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम आउटपुट एनेबल ऑफ R1 को ऑन करेंगे और लोड ऑफ एक्यूमुलेटर को ऑन करेंगे। तो हो गया पहला काम। नेक्स्ट जो हमारा T2 है, काउंट अप T2, उसमें हम क्या करेंगे काम, क्योंकि अब हमें टेम्परेरी रजिस्टर में डाल देना है R2 के। सो जो आउटपुट एनेबल ऑफ R2 है वो ऑन करेंगे और वहां से हम करेंगे लोड टेम्परेरी रजिस्टर का। अच्छा, तीसरे में हम क्या करेंगे, T3। तो लेट अस सपोज तीसरे स्लॉट में हम क्या करेंगे, जो कि असल में होगा नहीं, बिकॉज जो ही हमारे पास एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा, टेम्परेरी रजिस्टर में डेटा आएगा, और यहां से हमने इशू किया होगा कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो जो किसी सिचुएशन नहीं, जल्दी से आपका आउटपुट देगा जो भी आपका होगा। लेकिन अब हम टाइम के हिसाब से देखेंगे। व्हाट इज द थर्ड थिंग, इशू ऐड, यहाँ पे ऐड लिखना। सो आप यहाँ पे लिखोगे T3 में ऐड, यानी कि ये जो यहाँ पे हमारी चीज बैठी हुई है, ये यहाँ से क्या देगा, इसको ऐसे बिट्स देगा जैसे 0 0 0 0 पे ऐड होता है।
So it will issue it 0000. So ALU का जो एडर है वो सिलेक्ट होगा, एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी डेटा है, टेम्परेरी रजिस्टर में ऑलरेडी डेटा है, वो दो ऐड होंगे एंड द रिजल्ट विल बी एट द आउटपुट। एंड व्हेन दिस रिजल्ट विल बी एट द आउटपुट, इसको कहां जाना वापस एक्यूमुलेटर में। सो व्हाट विल बी सिंपली डन, लोड एक्यूमुलेटर खाली खुला रहेगा और बाकी कुछ नहीं। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा काम, एक्यूमुलेटर में आपका जो आउटपुट आ गया डेटा का फ्रॉम योर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट दैट विल गो इनटू द एक्यूमुलेटर। फिर चौथे में हम क्या करेंगे, हाँ अब हमें एक्यूमुलेटर से उठाना डेटा और किसमें स्टोर करना है, R3 में। तो हम करेंगे आउटपुट एनेबल ऑफ एक्यूमुलेटर और लोड ऑफ R3। सो दिस इज द थिंग दैट इज एक्चुअली टू बी डन एट द लोएस्ट लेवल। क्या आपको टाइम स्लॉट T1 में ये करना है, ये दो इशू करने हैं, ऑन करने हैं, टाइम स्लॉट T2 में ये दो करना है, टाइम स्लॉट T3 में ये करना है और टाइम स्लॉट T4 में ये करना है, तो आपका काम हो गया। तो जो आपको दो चीजें ऐड करनी थी फिर उनको स्टोर करना था एक रजिस्टर में, वो काम आपका हो गया। ठीक है, अब ये काम जो करता है उस बंदे को हम बोलते हैं आम इस्तिलाह में, जो ये अब बन गया हमारा डिब्बा, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्यों बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, क्योंकि जितने भी कंट्रोल्स हमें करने, जिसको भी हमें खोलना है बंद करना है, जिसका हमें मुंह बंद करना है, किसी का कान बंद करना है, खोलना है बंद करना है, all of that is done using these control signals, and all of these control signals emanate out of this control unit। मगर मैंने पहले ही बोला ये अकेले तो ये काम नहीं कर सकता, ये OER और ND ये तो निकालेगा, लेकिन निकालेगा किस हिसाब से, ये निकालेगा इस हिसाब से T1 T2 T3 T4 इनके टाइमिंग के हिसाब से। तो इसमें आपके पास जो इनपुट जाएगा वो कहां से जाएगा, वो जाएगा टाइमर से, और टाइमर को जो इनपुट जाएगा वो कहां से जाएगा, दैट विल गो फ्रॉम द क्लॉक। ठीक है, अगर हम इन दो को मिलाएंगे टाइमर और कंट्रोल यूनिट को, द होल थिंग इज कॉल्ड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इसको हम बोलेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, क्योंकि अब हमारे पास टाइमर इसमें जो हमें टाइमिंग देता है कि किस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे क्या करना है, और कंट्रोल यूनिट बोलेगा हमें कि कौन सी पर्टिकुलर चीजें, कौन सी पर्टिकुलर हमारी जो कंट्रोल है उनको ऑन करना और ऑफ करना है। लेकिन अभी अधूरा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ T1 पे ये करना है, T2 पे ये करना है, T3 पे ये करना है, T4 करना है, और ये पूरा चीज जो वो ऐड के लिए है, मगर मसला है बोलेगा कहां से ऐड। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ऐड जो करना था वो किसने बोला, अभी तो मैं बोल रहा हूं, मगर रियलिटी में बोलेगा कौन, इसको तुम्हें ऐड करना है। जब इसको मैं बोलूंगा ना तुम्हें ऐड करना है, तब जाके तो ये कंट्रोल सिग्नल्स निकालेगा। तो ऐसी बात हवा में आएगा कि तुझे ऐड करना है। ठीक है, सो एक्चुअली जो हमने इससे पहले भी थोड़ा सा देखा था, मैंने वो डायरेक्टली ALU में लगाया था, असल में वो ALU में नहीं जाता है, दैट गोज टू दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, दैट इज योर next thing called instruction decoder। और instruction decoder को जो इनपुट जाता है वो जाता है फ्रॉम, जो हमने ऑलरेडी देखा, यस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को कहां से आएगा, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द शेयर्ड डेटा बस। ओके, सो देखो आप कैसे होगा। सो असल में जो इंस्ट्रक्शन और जो डेटा है वो स्टोर्ड है इनटू द मेमोरी, जो हमने क्लास के पहले ही देखा, जो मैंने यहां पे बनाई थी वो मेमोरी। क्योंकि अभी वो मेमोरी में क्यों नहीं बना रहा हूं, बिकॉज आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन द आर्किटेक्चर विद इन द बाउंड्री ऑफ द IC, विद इन द बाउंड्री ऑफ द प्रोसेसर। So within the boundary of the processor, I will have registers, I will have the arithmetical logical unit, I will have the timing and control unit, I will have the instruction decoder unit,
ठीक है, बट आई कांट हैव द मेमोरी, मेमोरी जो है वो बाहर होती है, तो मुझे फिर बाउंड्री बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सो ये मैं बनाऊंगा यहाँ पे बाउंड्री। ये किसकी बाउंड्री है? हमारे आईसी की बाउंड्री, हमारे प्रोसेसर की बाउंड्री। और इसी बाउंड्री से बाहर, इससे बाहर है हमारी वो मेमोरी जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हम स्टोर रखते हैं इंस्ट्रक्शंस और डेटा। सो ये जो ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है कि इसमें लिखी हुई है असल में बाहर मेमोरी, वो जो 20 और 30 है वो असल में यहां पे थे। तो हमने किसी न किसी तरीके से इस 20 को उठाया और लाया वहां पे रजिस्टर R1 में रखा, हमने इस 30 को लाया और कहां पे रखा? R2 में रखा, और फिर हमने बोला तो तुम्हें ऐड करना है इनको, और फिर जो आउटपुट आना चाहिए दैट शुड बी इन R3। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है ये बाहर से आती हैं, जो हमने कहां पे रखी हुई है? बाहर के रैम में रखी हुई है। सो एंड दिस रैम इज नॉट पार्ट ऑफ आवर आईसी ऑफ द प्रोसेसर, ये इसके बाउंड्री से बाहर है। तो मसला है फिर ये आईसी कैसे काम करती है फिर इस प्रोसेसर के साथ, अब वो देखना है हमें। ओके, सो हमें ऑलरेडी पता है दिस मेमोरी विल हैव डेटा बस, दिस विल हैव डेटा और डेटा लाइंस। तो क्या करना है? कुछ नहीं, अंदर से जो हमारे पास प्रोसेसर है उसको भी शेयर डेटा बस है, वो भी 8 लाइंस की है, तो सीधे लगा दो, खत्म मसला। तो अगर हम यहां से डेटा को लेना है, जो कि अंदर लेना है हमें, जैसे 20 लेना था वो वहां रजिस्टर में रखना था, यहाँ से 30 लेना था वो दूसरे रजिस्टर में रखना है, ऐड लेना है जो हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। तो वो सारा कहां से जाएगा? इस डेटा बस से जाएगा। और तो देयर विल बी एन इंटरफेस, यहाँ पे एक बफर होगा, डेटा बफर, क्योंकि ये जो चिप के अंदर वाली चीजें हैं वो एक अलग डोमेन में काम करते हैं, दे विल हैव डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट लेवल्स, और जो बाहर हमारे पास होती है तारे वाले, दे वर्क एट डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट लेवल्स। सो यू हैव सम डिवाइसेस दैट यू नीड टू इंटरफेस, ठीक है, ताकि वोल्टेज लेवल्स हम बराबर करें। तो अभी के लिए ये जरूरी नहीं है आपके साथ, तो सिंपली ये जो अंदर वाली डेटा बस है ये बाहर जाती है और ये मेमोरी के डेटा बस के साथ बनती है। देन वी हैव द सेकंड थिंग, जो इसमें हमारे पास रीड और राइट था, और जो ये चिप सिलेक्ट है, सो वी हैव दिस चिप सिलेक्ट, वी हैव दिस रीड एंड राइट सिग्नल्स। ये कहां से आएंगे? Obviously they have to come from this timing and control unit, means timing and control unit से निकलेंगी तारे जो आईसी से बाहर जाएंगी, जिनका नाम होगा रीड, जिनका नाम होगा राइट, और वो ही जाएंगे आपके रीड और राइट में। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जो बोल रहे थे, कौन बोलेगा कि यहां से जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन या डेटा है वो कब किस वक्त निकल के आ जाएगा डेटा बस से और अपनी अपनी जगहों पे जाएगा। दैट्स एक्चुअली डन बाय दिस होल टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब अगेन इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को कौन बोलेगा, क्योंकि इसमें भी तो दिमाग इंटेलिजेंस है नहीं, तो ये भी किसी चीज पे काम करता होगा। ये जो सेट ऑफ यहाँ से 0 0 1 देता है डिफरेंट चीजों को ऑन और ऑफ करने के लिए, ये कहां से लेते हैं इनपुट्स? दो जगहों से, एक तो टाइमर से अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल, and then from the instruction that it got, actually it is the instruction add जो यहाँ पे है, जब वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगी उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करके एक पर्टिकुलर कोड देगा टाइम एंड कंट्रोल यूनिट को, जिसके बिना पे कोई डिफरेंट आपके पास जो कंट्रोल लाइंस है उस पर डिफरेंट डेटा भेज के आपका काम कर देगा अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। सो इसका मतलब ये है जो ये बाहर में मेरी पड़ी हुई जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमारे पास डेटा है, उसको जो रीड और राइट करना है या चिप सिलेक्ट करना है व्हाटएवर, ठीक है, तो वो कौन करेगा? दैट इज टू बी डन बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। हो गया काम हमारा। सो अभी तक हमारे पास ये है इंटरनल टू द प्रोसेसर काम और ये है एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज भूल रहे हैं। हमने बोला चलो ठीक है, रीड करेंगे, हम राइट करेंगे, हम लाएंगे, हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन आएगा दिस विल कम थ्रू दिस बस, ठीक है, इट विल गो टू एवरीवेयर बट इट विल बी ओनली टेकन बाय द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। व्हाई? बिकॉज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विल हैव अ कंट्रोल
and that control will again be from your time unit control unit. उसके बाद आपके पास आएगा 20, इट विल बी पुट इनसाइड, ये आ जाएगा इसी डेटा बस में से, और ये पहुंचाएगा हम R1 में, इसी तरीके से 30 पहुंचाएंगे हम R2 में. द सेम सिग्नल्स विल बी यूज्ड, ठीक है, एंड विल बी इशूड बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. लेकिन मसला हमारे पास यहाँ है कि ये ऐड तो किसी मेमोरी लोकेशन पे है ना, ये 20 तो किसी मेमोरी लोकेशन पे है ना, ये 30 तो किसी मेमोरी लोकेशन पे है ना. तो हमने कुछ पढ़ा था ना कि हमारे पास होती है एड्रेस लाइंस. So we will have, for example, address lines. Art address line, if this is 256 bytes of memory. Let us suppose अभी हम क्या करेंगे काम, we will keep only 8 address lines. If we have 256 bytes of memory, because on 8 address lines we can have 256 bytes. तो ये address कौन देगा? Who will give this address? Will the address be given by the time unit control unit? क्या हमारा टाइम एंड कंट्रोल यूनिट ही एड्रेस भी देगा कि किस एड्रेस को हमें एग्जाम, बिकॉज व्हेन इट हैज टू स्टार्ट ऑब्वियसली द एड्रेस मस्ट बी द सेम जो इस एड वाले लोकेशन का होगा, उसके बाद इस 20 वाले का होगा, 30 वाले. जब तक हम एड्रेस नहीं देंगे इसको, ये कहां से डेटा बस में डालेगा उस डेटा को जो हमने सिलेक्ट करा है. तो इसी तरीके, इसीलिए हमारे पास एक और चीज जरूरी है कि ये एड्रेस जो है ये कहां से आएगा, और उसका आंसर है काउंटर, जो हमने पहले ही बोला था कि हमारे पास टाइमर्स होते हैं और हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं काउंटर. सो व्हाट इज दैट काउंटर? सो सिंपली पुट अ काउंटर हियर. लेट अस सपोज दैट 8-bit काउंटर, ठीक है, एंड लेट अस इनिशियलाइज दिस. इसमें जो आपके पास ये कंट्रोल्स होंगे, काउंटर्स आपने पढ़े होंगे, उनमें नॉर्मली कंट्रोल्स होते हैं लाइक रीसेट, लाइक काउंट अप, लाइक काउंट डाउन. दीज आर द कंट्रोल्स. और फिर जो 8-bit काउंटर का आउटपुट होगा, ठीक है, सो उससे निकलेगी हमें जो भी हम काउंट करेंगे, लेट दैट बी 8 बिट्स. और यही 8 बिट जो हमें यहाँ से निकलेंगे, ये हम डेटा बस पर नहीं, यहाँ अलग एक लाइन लेंगे और ये आ जाएंगे यहाँ चिप से बाहर, और यही 8 लाइन है इसके साथ आ जाएंगे. ठीक, तो इसका मतलब है हमारे पास एक काउंटर है. अगर मैंने इस काउंटर को रिसेट किया, इट विल बी 8 2 3 4 5 6 7. अगर मैंने इसको इशू किया काउंट अप, ये 1 अप हो जाएगा और वो आ जाएगा आउटपुट पे. अगर मैं इसको काउंट डाउन किया तो ये नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे. तो इसका मतलब ये है, ये हमारे पास काउंटर है, मगर इस काउंटर को कंट्रोल करना कि तुम्हें रिसेट करना है, यू हैव टू गेट ऑल zeros, or you have to count up or you have to count down. That is done by the timing and control unit. मगर इस काउंटर का जो आउटपुट है आप रियलिटी में, सारे जीरो जो निकलेंगे, 0 0 0 0 1 निकलेगा, ये जाता है इस नई बस के थ्रू एंड इट गोज इनटू द एड्रेस. चूंकि एड्रेस में जाता है, वी कॉल दिस एज एड्रेस बस. सो दिस थिंग विल बी नोन एज एड्रेस बस, a bus that carries the addresses. तो सिंपली अगर अब हमें बोला जाए कि कैसे ये काम करती होगी ये मशीन, हाउ इट विल बी वर्किंग, तो सबसे सिंपल बात, और इस जो काउंटर है ना, ये 8-bit काउंटर, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं एज प्रोग्राम काउंटर, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ काउंटर दैट इज यूज्ड फॉर getting a particular instruction or data, that means जो प्रोग्राम को हमें काउंट करता है कि हमें कहाँ पहुँचना है प्रोग्राम में. ऑब्वियसली जो हमें प्रोग्राम लिखा होगा वो इन मेमोरी में हमने स्टोर किया हुआ डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उस प्रोग्राम को काउंट करना कि तुम्हें किस टाइम क्या लाना है, दैट इज एक्चुअली डन बाय दिस प्रोग्राम काउंटर. तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम मशीन स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो एवरीथिंग इज रीसेट. सो व्हेन एवरीथिंग इज रीसेट, दिस काउंटर विल आल्सो बी रीसेट. जब काउंटर आपका रीसेट होगा, सो इट विल गिव ऑल zeros. तो ये सारे जीरोस जो है यहाँ से आ जाएंगे और पहुंचेंगे हमारे मेमोरी के पास बाहर. ठीक है, तो मिल गया आपके बाहर वाली मेमोरी को
all zeros at address, क्योंकि हमने इससे पहले ही मेमोरी में पढ़ा हुआ है कि जो ऑल जीरोज होता है वो पहली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। तो इसका मतलब है जब भी हम रीसेट करते हैं सिस्टम को, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज रीच टू द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द मेमोरी, वहां पे जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा जो भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया जाएगा, अब ये टाइम एंड कंट्रोल की बारी थी, जब रीसेट हो गया तो आपने इसको रीसेट कर दिया, प्रोग्राम काउंटर भी रीसेट हो गया। व्हाट नेक्स्ट क्या करेगा जो आप एड्रेस जो चला गया है ये उसके बाद भेजेगा इसको रीड सिग्नल। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फेच व्हाट लाइज इनसाइड, इसको हम बोलेंगे फेच। अब फेच कौन करता है? ये बंदा जो यहाँ पे काम कौन करता है, ये मान लो ये जो बंदा है यहाँ पे ये कंपनी का मैनेजर है, ठीक है। और जैसे मैंने ये बोला ये वो मजदूर और वो मशीन है जो कुर्सियां बनाता है, तो जो कंट्रोल करता है जो मैनेज करता है वो यहाँ पे, इसी को बोलते हैं सुबह जब ऑफिस में आएंगे तो क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम टेबल के हिसाब से व्हाट वी हैव टू डू, सेम लाइज हियर। सो सबसे पहले जब रीसेट हो गया, इसमें पहला पीरियड लग गया, दैट मींस 00 हो गया, तो यहाँ से इसको एड्रेस मिल गया, ठीक है। एंड देन द सेम बंदा विल इशू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट, इसके बगैर नहीं होगा। दैट दीस ऑल थिंग्स विल बी डन इन T1, ठीक है। सो किया इसने रीड इशू, जो ही रीड इशू हो गया यहाँ पे एड्रेस भी पहुंचा, खत्म मसला। लेट अस सपोज चिप सिलेक्ट हमने पहले किया हुआ है, लेट अस सपोज इट इज चिप सिलेक्ट एक्टिव हाई, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे प्लस BCC के साथ, सो दैट इट इज ऑलवेज एक्टिवेटेड, क्योंकि हमें पता है चिप सिलेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 2 या 3 डिफरेंट मेमोरी आईसीज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। तो फिलहाल इसको हम ऑलवेज हाई रखेंगे। सो जो ही यहाँ पे रीड इशू हो गया, यहाँ पे एड्रेस मिल गया, व्हाट विल हैपन, दिस ऐड विल बी पुट टू द डेटा। और इस टाइम कंट्रोल यूनिट को पता है मुझे सबको बंद रखना है, इस वक्त मुझे खाली एक चीज यहाँ पे इशू करनी है, दैट इज लोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो खाली ये वाला नलका जो है, जो ये वाला गेट ये खुलेगा, बाकी सब गेट बंद। तो इसका मतलब जो यहाँ से ऐड निकलेगा ये सब जगह पहुंचेगा, लेकिन इसको खाली ले लेगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है सिंपल एक रजिस्टर है, लेकिन इसके पास आगे जो काम करने वाली मशीन है, दैट इज इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एक ऐसा सर्किट होता है, एक ऐसा सिंपल एक लॉजिकल डिवाइस होता है जो डिकोड करता है कि इंस्ट्रक्शन वहां से आई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एड इंस्ट्रक्शन आई, तो उसका जो कोड है वो यहाँ पे बनेगा, तो इंस्ट्रक्शन डिकोड उसको टाइमिंग एंड कंट्रोल के हिसाब से एक नया कोड जनरेट करेगा, जो टाइमिंग एंड कंट्रोल उनको समझ आ जाएगा, ताकि वो उसके बिना पे और डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स को ऑन या ऑफ करे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड एन इंस्ट्रक्शन डिकोडर। सो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन डिकोडर अब समझ आ गया आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को कि मुझे ऐड मिला है। अब ऑब्वियसली जब इसको ऐड मिला होगा तो ऐड के बाद इसको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर एक अलग अपना प्रोग्राम चलता है जो हार्डवेयर होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम जो यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है नॉर्मल प्रोग्राम है, इसके अंदर एक माइक्रो प्रोग्राम जो कभी चेंज नहीं होता है। वो प्रोग्राम क्या होता है कि कब क्या करना है, जब आपके पास ऐड आएगा तो उस वक्त कौन सी चीजें आप ऑन या ऑफ करनी है। तो अब इसको पता चल गया ऐड है, अब ये ऐड है रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 को जो चीजें हमारे पास है वहां पे जो भी है उनको क्या करना है, उनको ऐड करना है। सो सिंपली इट विल बी शिफ्टेड टू दिस। आप T1 से ये होगा, T2 पे ये होगा, T3 पे ये होगा, T4 पे ये होगा और आपका काम हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट, द वेरी बेसिक डिजाइन ऑफ ए प्रोसेसर, जहां पे हमारे पास ये समझ पाएंगे हम कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट कैसे हमारा चला। मैं फिर से बता देता हूं कैसे चला। तो ऐसे चला कि हमारे पास एक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है जो हमारे सारे काम संभालता है, जो हमें रियलिटी में करना है, टू ऐड, टू सबट्रैक्ट, टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें स्टोर्ड प्रोग्राम हिसाब से करना है, तो वी हैव टू स्टोर द प्रोग्राम समवेयर दैट इज एक्सटर्नली इनसाइड द मेमोरी कॉल्ड रैम, और इट कैन बी इनसाइड द कैशे, ठीक है, और इट कैन बी इनसाइड रॉम और व्हाटएवर, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में होगा। अब वहां से हमें क्या करना है काम, वहां से हमें जो ये इंस्ट्रक्शंस और जो डेटा है, दे नीड नाउ टू बी फेच्ड। ये अब जरूरी चीज है। सो स्टोर्ड प्रोग्राम कांसेप्ट की वजह से हमारे पास एक नई चीज आ गई। ये फैच वेच हमें पहले था ही नहीं, बिकॉज चाहे हम अभी इससे पहले देख रहे थे FPGAs, या हम देख रहे थे डेडिकेटेड गेट लॉजिक, या अब हम देख रहे थे मल्टीप्लेक्सर लॉजिक, जितनी भी चीजें हमने देखी
वहां पे या तो हार्डवेयर ही पता था तुम्हें क्या करना है, या एक सॉफ्टवेयर लिखा होता था जो हमेशा वही करता था। लेकिन यहाँ पे हमें पहले इस ALU को देखना पड़ता है कि अब मुझे कौन सा काम करना है, क्योंकि काम बहुत सारे पड़े हुए हैं जो स्टैक्ड है इनसाइड योर एक्सटर्नल मेमोरी। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज फेच व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स कॉल्ड फेच। तो पहली चीज फेच। अब फेच किया, अब फेच से तो खाली इस टाइम एंड कंट्रोलर को तो नहीं पता चलेगा ना कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। तो फेच के बाद पहले ये काम होना चाहिए, दैट इज डिकोडिंग पार्ट, कि अब जो आपके पास फेच किया आपने, यू हैव टू डिकोड दैट। सो द सेकंड पार्ट इज डिकोडिंग। ठीक है, अब जब डिकोड किया इसने, उसके बाद टाइम एंड कंट्रोल को पता चला भाई मुझे अब क्या करना है, ये अपनी चीजें कंट्रोल्स इशू करेगा। और क्या सब चीजें जो हो रही हैं वो किसके लिए हो रही है, ALU के लिए, ठीक है। रजिस्टर्ड सेट इसके लिए, टाइमिंग एंड कंट्रोल इसके लिए, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोडर इसके लिए। तो अब जब लास्ट वाला काम, वो जो रियल काम हमारा है, दैट इज कि हमने दो चीजों को ऐड करना है। वो यहाँ पहुंचे होंगे, यहाँ पहुंचे होंगे, कब डिकोडर के पास ही। उसके बाद ALU अपना काम करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन। द थर्ड थिंग इज एग्जीक्यूट। So you have fetch, you have decode, you have execute. So these are the basic three cycles. These are the three basic things that you have in your stored program concept so that you can do things. और ये cycle फिर चलता है, it goes back and back again. It's a perpetual thing कि आपको क्या करना है, fetch किया पहले को, ठीक है, उसके बाद इसको डिकोड किया कि काम क्या करना है, फिर एग्जीक्यूट किया जो रियलिटी काम है, उसके बाद ये वापस आएगा एंड देन इट विल मूव टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फिर से फेच किया जाएगा, फिर से डिकोड किया जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने पे जो आपके रिजल्ट्स आएंगे उनको स्टोर किया जाएगा एंड देन विल बी मूव टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट विल बी अगेन फेच्ड, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। और इसी प्रोसेस से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो काम करता है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे प्रोसेसर है, दिस इज नॉट योर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इट इज ए जनरल प्रोसेसर जो हमने बनाया, ठीक है। लेकिन जो 8085 आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो लगभग 80-90% इसी से मिलता है। थोड़ी सी चेंज है जो हम देखेंगे जो वहां पे है, ताकि हम देख सकें कि कैसे क्या काम होता है।